अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कई हवालों से गैर मामूली अहमियत की हामिल रही। एक तरफ ये कॉन्फ्रेंस दिफाई सतह पर की जाने वाली अहम पेशा वराना तब्दीलियों के पस मंजर में हुई तो दूसरी जानिब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसके सियासी और दाखिली अवामिल पर भी गहरी नजर रखना नागुज़ीर हो चुका था। यही वजह है कि इस कॉन्फ्रेंस का एलामिया महज अस्करी उमूर तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कौमी यकजहती और रियासती इस्तेहकाम के हवाले से वाज़ेह पैगामात भी इसका हिस्सा बने। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती, सरहदी सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जिद्दोजहद का तफसीली जायजा लिया गया। खास तौर पर दहशत गर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद करना इस अमर की निशानदही करता है कि रियासत उन अनासिर के हवाले से किसी बहाम या मसलहत की कायल नहीं रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये दो टोक बयान कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उन बयानियों के खिलाफ वाज़ेह रद्द अमल है जो गुज़श्ता कुछ अरसे से रियासती इदारों और अवाम के दरमियान बद-एतमादी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक एलामिया में बिलवास्ता मगर वाज़ेह अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तसादुम की सियासत से बाज आने का पैगाम दिया गया है। ये पैगाम इस तनाजुर में और भी अहम हो जाता है जब रियासत बारहा इस बात पर जोर दे चुकी है कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह मगर कौमी सलामती और इस्तेहकाम को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात की तारीफ और इन्हें दीगर इलाकों तक वुसअत देने की ज़रूरत पर भी जोर इस सोच की अक्कासी करता है कि मसाइल का हल महज एहतजाज नहीं बल्कि गवर्नेंस, तरक्की और समाजी रवाबित में मुस्मिर है। तमाम इस पस मंज़र में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बयान एक सवालिया निशान बनकर सामने आता है। बार बार रियासत के वाज़ेह पैगाम के बावजूद स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी और ये दावा कि अगर इमरान खान ने कहा तो हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, दरअसल तसादुम के बयानिए को मज़ीद तक़वियत देता है। ये बयान न सिर्फ रियासती इदारों की इंतबाह को नज़रअंदाज करता है बल्कि सियासी कारकुनों को जज्बाती इश्तियाल की तरफ धकेलने के मुतरादिफ भी है। यहाँ बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि बार बार बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तसादुम की ज़बान से क्यों बाज नहीं आ रहे? क्या ये महज सियासी मजबूरी है या जानबूझकर रियासती बयानिए को चैलेंज करने की हिकमत अमली? क्या वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इस खुले पैगाम को समझ नहीं पा रहे या फिर समझने के बावजूद उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है? ये दुरुस्त है कि सुहेल आफरीदी की सियासी लाइफ लाइन ही इमरान खान की खुशनुदी से जुड़ी हुई है, मगर क्या वो ऐसी बातें करके खुद इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा नहीं कर रहे? क्योंकि तारीख गवाह है तसादुम की सियासत ने किसी की सियासी लीडर को कुछ भी नहीं दिया है। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं आमिर अहमद खान, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। एहतजाज से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। क्या आशिकाने बानी ही सियासी तबाही का सामान कर रहे हैं? आमिर अहमद खान साहब, दोनों जानिब से वजाहत के साथ बयानिए आमने सामने खड़े हैं और अभी अगर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो खुलकर अपना नैरेटिव सामने रख रही है कि ठीक है सियासी इख्तिलाफ जितना मर्जी हो मगर कहीं भी किसी भी जगह पर रियासत के साथ टकराव की इजाज़त या सियासत को किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, आपके ख्याल में पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मारी जा रही है? ये समझना बहुत मुश्किल है आयशा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए, जब कोई पहली बार गलती करता है वो गलती समझ में भी आती है और उस गलती के ऊपर किसी पर गुस्सा चढ़ने की बजाय आपको थोड़ी सी हमदर्दी भी आपके दिल में पैदा होती है, क्योंकि आप उसकी मदद करना चाहते हैं कि उसको ठीक है गलती होगी उससे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन जो गलतियाँ बहरहाल पहले हो चुकी हैं और उनका नताइज भी सबके सामने हैं, वही गलती अगर कोई दोहरा रहा है तो फिर उसको समझना आयशा ज़रा मुश्किल हो जाता है। आपने आशिकाने बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कराची में हमने आशिकाने तहरीक भी देखे हुए हैं। हमने ये भी देखा है कि जगह जगह कराची के अंदर पोस्टर लगे होते थे कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, यानी कि किसी किस्म की डाइसेंट, किसी किस्म के मशवरे का वो अपना कोई स्पेस ही नहीं छोड़ना चाहते थे। जो यहाँ पर उनको कायदे तहरीक कहा जाता था, जो कायदे तहरीक के बानी थे। आपने उसका नतीजा देखा, वो 30-32 बरस हो गए हैं कि वो तो पाकिस्तान के अंदर आ नहीं सके हैं वापस। उनकी पार्टी जो है उसके इतने टुकड़े हुए, कभी वो नज़रियाती बनी, कभी वो हकीकी बनी, कभी वो पाकिस्तान बनी, कभी वो लंदन में बट गई। और नुकसान किसका हुआ? वो कराची
का नुकसान हुआ और कराची में रहने वालों का नुकसान हुआ, और क्योंकि वो पाकिस्तान की तजारती शारक है, पूरे पाकिस्तान को उसका नुकसान भुगतना पड़ा। तो जब ये गलतियां हो चुकी हैं और सबके सामने हैं, फिर भी कोई इसी वजह से उसको दोहरा रहा है, और उसकी बुनियादी वजह देखिए, सुहेल आफरीदी तक की बात महदूद नहीं है आयशा, उनकी बात समझना बहुत आसान है। आपने खुद ही कहा अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर कि वो तो सारे इमरान खान की गुडविल के ऊपर, उनकी जो इस वक्त मकाम भी, सियासी मकाम भी है, उनकी जो इस वक्त सियासत भी है, वो तो इमरान खान की गुडविल के ऊपर खड़ी हुई है, वरना उनकी कोई हैसियत ना पाकिस्तान की सियासत में इतनी मजबूत है और ना ही अपनी पार्टी के अंदर कोई। उनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन वो अकेले नहीं है ऐसी बातें करने में। अब मैं तकरीबन रोज़ आयशा इसका कोई वजह तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या ऐसी क्या बात है, अब जबकि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो बनी हुई है, उनके भी कुछ रहनुमाओं का ख्याल है जो अपनी बात PTI की क़यादत तक पहुंचा भी सकते हैं, उनका भी ख्याल है कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। लेकिन उस पर भी PTI का यही जवाब आता है कि नहीं जी, हमें तो सख्ती से ममानियत है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे और हम इस गवर्नमेंट के साथ अक्रॉस द टेबल नहीं बैठेंगे। सो आई डोंट थिंक कि इनको दे रियलाइज़ कि ये इस तरह के जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, उनका नतीजा रियासत में बड़ी जान होती है आशा। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, हम कई दफ़ा रियासती जो ताकत होती है वो ऐसे ग्रोहों या ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ या ऐसे अशखास के हाथ में आ जाती है जिनकी पॉलिसी से हम अग्री नहीं करते हैं, लेकिन उससे कोई रियासत की ताकत कम नहीं होती है। तो इसका नतीजा भी सबके सामने है। मेरा ख्याल है सबको पता है कि ये सियासत जो है उसका एक ही रास्ता है, जिस तरफ से अपने आप को धकेल रहे हैं उसका एक ही अंजाम है। लेकिन क्या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है चीज़ों को उस अंजाम की तरफ ले जाने का? और मैं कम से कम अब ये समझने से कासिर हूँ आयशा कि ये हट धर्मी और ये ढीठपन जो है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस वाज़े वार्निंग दे रही है, और अगर DGISPR के भी स्टेटमेंट के कुछ जुमलों को याद किया जाए तो वो भी काफ़ी सख्त है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो बात कह रहे हैं, इश्क़ इमरान के नाम पर क्या बर्बादी का सामान पैदा कर रहे हैं? इसमें किसका फ़ायदा, किसका नुकसान? कोई पॉलिटिकल एवैल्यूएशन एनालिसिस भी है उनके यहाँ? देखिए, एक तो मुर्शिद की जो सियासत है वो एक डेमागॉग की सियासत है, और डेमागॉग की सियासत अव्वल ता आखिर एक ही रहती है, बदलती नहीं है। आपको याद होगा जब इमरान खान जेल में गए थे तो आपने कई बार ये सवाल पूछा था कि क्या जेल उनको बदल देगी, तो मैंने अर्ज़ किया था कि एक डेमागॉग जेल में जाकर भी नहीं बदलते। तो इमरान खान की सियासत नहीं बदल रही, और वो एक स्ट्रॉन्ग मैन की पॉलिटिक्स है, सियासत है, जिसमें वो ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि असल ताकत मेरे पास है, ताकतवर मैं हूँ, सबको मेरे पास आना है, मेरे सामने झुकना है। और ये जो कन्फ्लिक्ट है, अब ये कन्फ्लिक्ट जो इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान में था, इस्टेब्लिशमेंट का सियासी जमातों से इख्तलाफ रहता है, वो बढ़कर PTI और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की रियासत के साथ इख्तलाफ बन चुका है। और इस इख्तलाफ को बनाने में, यहाँ तक लाने में PTI का जो अपना लाहे अमल है, जो स्ट्रेटजी है, उसकी वजह से हुआ है। अब देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा ज़रा अलग करना चाहूँगा, ISPR की जो स्टेटमेंट है, दो उसके पहलू हैं। एक बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात का जो गठजोड़ है, इसको तोड़ना ज़रूरी है। अब ये बहुत अहम बात है। देखिए, वो इशारा कर रहे हैं कि हमारे जो बॉर्डर इलाकों की जो क्राइम इकानमी है, जुर्म पर मबनी जो इकानमी है, वो दहशतगर्दी की मामिन है, और ये छोटी मोटी मईशत नहीं है, ये सैकड़ों अरब की मईशत है। ज़ैगम साहब, वो वहाँ पॉलिटिकल एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट की भी बात कर रहे हैं जो गुज़श्ता रोज की। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि उस इकानमी में सियासतदान भी शामिल हैं, और सिर्फ एक पार्टी के नहीं हैं, बिल्कुल कई पार्टियों के हैं, क्योंकि वहां की एक एलीट बन चुकी है जो अरबपति बनी है उस काम से। बिल्कुल। और उस काम का फायदा यह है कि वहां पे एक कैओस रहे, वहां पे एक गड़बड़ रहे। ये काम उसी वक्त चलता है जब वहां गड़बड़ रहती है। तो ये एक वार्निंग है, इस पर काम शुरू हो चुका है, बड़ी हद तक इसको ठीक किया गया है। एक तो उन्होंने कहा कि ये काम नहीं चलेगा, और ये PTI के लिए भी वार्निंग है, क्योंकि हुकूमत उसके पास है कि उसमें जो लोग शामिल हैं इस तरह के कामों में, वो खबरदार हो जाए। दूसरी बात जो उन्होंने की कि कौमी इत्तेहाद, सलामती, तहफ़्फ़ुज़, अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान में डिवीज़न। देखिए, इसका कोई ताल्लुक असूली तौर पर नहीं होना चाहिए एहतजाज के साथ।
एहतजाज एक पॉलिटिकल अमल है, और पॉलिटिकल अमल का ना तो फ़ौज और अवाम के दरमियान में इख्तलाफ से ताल्लुक़ होना चाहिए, ना कौमी सलामती के लिए ख़तरा होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज जो है वो तो कौमी सलामती को फ़रोग़ देता है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन जिस तरीके से PTI ने एहतजाज किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया है पाकिस्तान के इदारों को, जिस तरह के नैरेटिव बनाए हैं, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, उसकी वजह से जब ये बात की जाती है तो हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि इसमें ज़रूर इसी कन्फ्लिक्ट की बात है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि PTI फंसी हुई है 2014 के धरने में, जिसको कहते हैं स्क्वायर मॉडल ऑफ प्रोटेस्ट। यानी 2011 से 2014 में क्या हुआ, दुनिया भर में बहुत से शहरों में जो एक मेन स्क्वायर था, वहाँ लाखों लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मुसलसल प्रोटेस्ट किया, हुकूमतें भी उलट दी। यहाँ लाखों तो नहीं थे, हजारों थे, लेकिन उसी मॉडल को यहाँ 2014 में फॉलो किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, तहरीर स्क्वायर का जो प्रोटेस्ट था उसका क्या नतीजा निकला, आज क्या है राय मिस्र में, आप मुझे बताइए। मिस्र में पहले से ज्यादा बुरी आमरियत आ गई। यूक्रेन के मैदान स्क्वायर का क्या नतीजा निकला, आप मुझे बताइए। यूक्रेन के इलाके भी हाथ से गए, और आज मामला ये पहुंचा कि खारजा पॉलिसी वो बर्बाद हुई कि जंग तक पहुंच गई। ठीक हो गया। अब उससे अगला जो दौर आया है वो जेन-ज़ी प्रोटेस्ट का है, वो ज्यादा खतरनाक है, उसके उल्टे गलत असरात निकल रहे हैं। दुरुस्त हो गया। अब PTI ने जो दूसरा टाइप ऑफ प्रोटेस्ट किया वो 9 मई वाला प्रोटेस्ट किया, उसका भी ना सिर्फ बैक फायर किया, बहुत बुरी तरह से बैक फायर, हासिल उसूल कुछ नहीं हुआ। PTI को ये सोचने की जरूरत है। तो शहजाद चौधरी साहब, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कह चुके हैं कि सियासी शोबदेबाजी का वक्त खत्म हो चुका, और फिर गुज़िश्ता रोज में जो कुछ कहा गया, यानी कि मैं ये कहूँ कि जो नैरेटिव रखे गए कि वो अपने नैरेटिव के साथ खड़े और उसकी तकमील के लिए आगे बढ़ेंगे, आपके ख्याल में अगली हिकमत अमली क्या हो सकती है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? कमांडर्स की अगर मीटिंग के बाद एक अलामिया है जिसके अंदर कौमी यकजहती का जिक्र है, तो मुझे ये बताइए कौन सी ऐसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है पिछले कोई 10 साल 20 साल में ले लीजिए जिसके अंदर कौमी यकजहती का जिक्र ना किया गया। कौमी यकजहती की बुनियाद पे ही अफवाज पाकिस्तान जो है वो अपनी ताकत पकड़ती हैं। अगर अवाम का उनमें क्रेडिबिलिटी नहीं हो, उनके अवाम के साथ, या अवाम उनके अंदर कोई एतमाद ना रखते हो, तो अपना काम उतनी इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे जो कि उनकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि, और वो इसके ऊपर बारहा इस चीज़ का जोर देते हैं कि कौमी यकजहती होगी तो तभी हम अपनी काम इफेक्टिवली कर पाएंगे। तो इसमें तो मुझे कोई ऐसी अजीब चीज़ नहीं नज़र आती अगर उन्होंने ये कहा है। हम किस तरह इसको जोड़ते हैं PTI के साथ, ये और हमारे नैरेटिव की अपना बयान है कि चूँकि DG ISPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग में ये बात की, बहुत सारे लोग कहेंगे कि DG ISPR को शायद अपनी प्रेस ब्रीफिंग जब उनको जरूरत पड़े तो शायद सियासत से दूर रहना चाहिए, ये भी कहा जा सकता है। तो सियासी मामला, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि वो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, और बार बार वो कहते हैं कि हमें सियासत में मत घसीटा करें। तो हम क्यों PTI को, जो कि एक सियासी जमात है, सियासी इख्तलाफ की बात करते हैं? सियासी इख्तलाफ तो सियासी दानों से होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि उनके बीच में और रियासत के बीच में और उनके बीच में और अफवाज पाकिस्तान के बीच में एक सियासी इख्तलाफ। ना रियासत सियासत करती है, ना अफवाज पाकिस्तान सियासत करती है। तो हमें अपनी जो नैरेटिव है, जो फॉर्मुलेशन है, जो हमारा मुहावरा है, उसके अंदर मेरा ख्याल है इसका थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। सियासी इख्तलाफ सियासी जमातों के बीच में ही रहे तो वही अच्छी बात है। शहजाद चौधरी साहब, कतई कलामी की माजरत, मगर इमरान खान साहब के जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं जिसमें वो डायरेक्ट शख्सियत के ऊपर भी बात करते हैं, जो आर्मी चीफ है मुल्क के, तो ये क्या ये जवाब नहीं कि कौमी यकजहती सलामती इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी सूरत इजाजत नहीं, चाहे वो अनासर सियासी हो या किसी और शक्ल में? इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए? क्या कोई और सियासी जमात इस वक्त रियासत की जानिब या रियासत को चैलेंज करते हुए ऐसी गुफ्तगू कर रही है जो इमरान खान कर रहे हैं? इसीलिए उसी का आपने कहा का भुगत रहा है ना, इस वक्त बैठा हुआ है ना जेल में, अडयाला में, इसीलिए वहां पे बैठा हुआ है ना। तो कोई ना कोई तो वजह होगी, बेशक उसके बाद और भी कोई जुर्म होंगे जो कि जिसकी वजह से वहां बैठे हैं, इसी वजह से आसानी जिंदगी में नहीं आ पा रही। ये सब कुछ तो हमारे सामने वाज़ेह है ना, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए बारहा उनको भी समझाया जाता है कि ये जुबान मत इस्तेमाल करो, ये जो तुम मुहावरा इस्तेमाल करते हो, जिस तरीके से शख्सियात को तुम करते हो, देखिए आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब एक शख्स अपनी पोजीशन में पहुंच जाता है उसके बाद फिर वो अफवाज पाकिस्तान है या पाकिस्तान की रियासत है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ इख्तलाफ करके ही आप एक वज़ीर आज़म बनता है ना, इख्तलाफ की बुनियाद पर, लेकिन फिर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो जाता है। इसी तरीके से बाकी लोग हैं। तो ये ज़ाती इख्तलाफ और ज़ाती शख्सी किस्म के जो तल्लक हैं, उसकी बुनियाद पर तो हम कोई अपना तज्जिया भी नहीं कर सकते और ना पाकिस्तान का मुस्तकबिल उसमें झांक सकते हैं। मेरा ख्याल है हमें भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ आपने की, जो बात की, जो असल में आपका सवाल है,
وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی باپ بھی احتجاج، پہلی بات ہے احتجاج ایک سیاسی عمل ہے، اگر وہ ود ان لمٹس ود ان رولز رہ کے کیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، اس کا ہونا چاہیے، اپنا اس کا اگر حق ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. جہاں پر وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے خلاف، اور وہ ہمارا پھر نیریٹو ہے کہ ہم اس کو کیسے بیان کرتے ہیں. 26 نومبر پچھلے سال کا وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا ہمیشہ، چاہے عمران خان وہاں پہ آیا، جب بھی اسلام آباد کے اوپر کوئی چڑھائی کی، کئی پی ایم ایل این والے آئے اور آ کے سپریم کورٹ کے آگے بیٹھ گئے، جب بھی آئے ہم نے اس کے اوپر ان کی تنقید کی اس کے اوپر، اور کہا کہ یہ اسلام آباد یا کیپٹل کے اوپر آ کے بیٹھ کے دعویٰ بولنا کوئی بھی طریقے سے اپنا آپ کا احتجاج کا طریقہ نہیں ہو سکتا. یہ پبلک سپیسز ہیں، ان کو پبلک سپیسز کو چھوڑ دیا جائے، سڑکوں کو مت آکیوپائی کرو، چاہے وہ ٹی ایل پی تھی یا کوئی اور تھا جو کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے جب آپ لیڈرشپ کو ہٹا دیتے ہیں بیچ میں سے تو جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ لونڈے لپاڑے رہ جاتے ہیں. لونڈے لپاڑوں کی زبان ایسی ہی ہوا کرتی ہے. اس زبان جو کہ چاہے بانی سے آتی ہے چاہے ان لوگوں سے آتی ہے، اس کے بعد کون سا ابھی تک انقلاب آ چکا ہے پاکستان کے اندر، کون سی بغاوت کے آپ کو اثرات نظر آتے ہیں؟ ابھی بات کی عامر صاحب نے، کیا ہمیں ریاست کی قوت کا پتہ نہیں ہے؟ ریاست کس طریقے سے اپنی قوت کو استعمال کر سکتی ہے، اور اگر نہیں کرتی تو ریاست اپنے لوگوں کو بچانے کی خاطر نہیں کرتی. ویلڈ پوائنٹ. یہ تو پاگل پن ہے جبکہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ ریاست کو ٹیک آن کر سکتا ہے. درست ہو گیا. لیکن کچھ سبق سیکھنے پڑیں گے. پہلی بات یہ کہ جب آپ انقلاب لے کے آتے ہیں تو اس کے بچے بلومڑے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو پھر کسی چیز کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. عرب سپرنگ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ آپ نے ایسی لیڈرشپ کو ہٹا دیا جس نے نظام کو پکڑا ہوا تھا، ان کو سمجھ تھی لیکن لے کے چل رہے تھے. عرب سپرنگ آیا، وہ لیڈرشپ ہٹ گئی، سمجھ نہیں آئی اس کے بعد کیا کرنا ہے. ابھی آپ کو مثالیں دی زیگم صاحب نے اس چیز کی. ٹھیک ہو گیا. بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے آج، یا فار دیٹ میٹر نیپال میں کیا ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہیں، تو جہاں جہاں پہ لیڈرز ہیں ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ان لونڈوں لپاڑوں کو کنٹرول میں رکھیں، قابو میں رکھیں، ان کی زبانوں کو بھی لگام دے کے رکھیں. ورنہ ذل الہی کا زمانہ ہے. ہم تاریخی طور پر ذل الہی کو سلام پیش کرتے رہے، فرشی سلام دیتے ہیں اور ان کے آگے بالکل لیٹ جاتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں. اگر اس قسم کی ہم نے ابھی تک سیاست کرنی ہے جو ہماری تاریخی کا ایک حصہ ہے اور ورثہ ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. پھر ریاست کو اپنا کام دکھانا پڑتا ہے. رومی صاحب، ریاست بار بار تحمل کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے، اپنا موڈ بھی بتا رہی ہے، اور کس طریقے سے ہینڈلنگ ہو سکتی ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری، یہ تصادم کی سیاست بار بار کیوں؟ فائدہ کس کو ہو رہا ہے اس کے اندر آخر؟ دیکھیے عائشہ، پہلی تو یہ بات ہے کہ جتنے حربے اور ہیلے آزمانے تھے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی نے، وہ ایک ایک کر کے نہیں چلے. دیکھیے یہ جو ہائیبریڈ آرڈر ہے، یا کوئی بھی اس کو نام دے دیجئے، لوگ اس کو کوئی وہ عمران خان کی ٹویٹس میں تو بڑا سخت قسم کے نام دیے گئے ہیں. اس کو ہٹانے کے یا بدلنے کے تین ہی طریقے ہوتے ہیں. ہمیں یہی سکھاتی ہے پولیٹیکل سائنس بھی اور تاریخ بھی. پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت میں جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن کر جائے اور ملک میں ایک لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. شری لنکا میں ہم نے دیکھا ڈیفالٹ ہو گیا، صدر کو نکلنا پڑا، سڑکوں پہ لوگ آ گئے، پیٹرول پمپ جل گئے، ایوان صدر جو ہے اس پہ قبضہ ہو گیا. اچھا ایسا یہ 2022 میں ہماری تھی صورتحال. اس کے بعد اس کو سنبھالا جنہوں نے بھی، وہ چھوڑ دیجئے، آئی ایم ایف سے پروگرام ہوا، پاکستان کی اکانومی سٹیبلائز ہوئی اور ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا. مگر آپ کو یاد ہے کہ اس کے اوپر بھی انہوں نے خطوط لکھے آئی ایم ایف کو، اسی پارٹی نے. اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ خطوط لکھے بلکہ واشنگٹن ڈی سی میں آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر بھی ایک دھرنا دیا. وہ جو دھرنوں کی باتیں ہو رہی تھیں وہاں بھی کوشش کی گئی، بہرحال وہ نہیں چلی کیونکہ یہ بالکل ہی شروع سے بے وقوفی کا عمل تھا. آئی ایم ایف جو ہے وہ دھرنوں کے اوپر نہیں ڈیل کرتی. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی فورن اینیمی آپ کو شکست دے دے تو پھر وہاں پہ انقلاب آ جاتا ہے یا رجیم چینج ہو جاتی ہے. پاکستان پہ وہ دور بھی آیا. مئی 2025 میں بھارت نے جارحانہ جو ہے انداز اپنایا اور پاکستان پہ حملہ کیا. یہ اب یو این نے بھی جو ہے ایکسیپٹ کر لیا ہے. لیکن کیا ہوا کہ اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کچھ آوازیں ایسی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں آ جاؤ، گرا دو، یہ تو ڈرامہ ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ہار جائیں گے، ویگو ڈالے کیوں نہیں بھیجتے بارڈر پہ، کیوں نہیں لڑ رہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اب یہ خوش قسمتی کہیے یا تیاری کہیے یا پروفیشنلزم کہیے کہ پاکستان اس مرحلے سے بھی نکل گیا اور اتنی جیت ہوئی کہ دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. اب باقیوں کو تو چھوڑ دیجئے، امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے کو 19 بار کہہ چکا ہے،
اور اب میں وہ الفاظ نہیں دہراؤں گا، پھر لوگ کہیں گے کہ جی میں وہ کیا 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 کہتے ہیں وہ تعریفیں کر رہا ہوں لائیو ٹی وی کے اوپر، لیکن وہ یہ بات دنیا ایکسیپٹ کر چکی. تیسرا طریقہ ہوتا ہے جو کہ ہوتی بغاوت، اندر ریاست کے اندر بغاوت ہو جائے. اب ریاست سے آپ سمجھ گئی ہیں کیا ہے، ناظرین بھی سمجھ رہے ہیں. 9 مئی کو وہ کوشش کی گئی، یہ سب جانتے ہیں. 9 مئی کے بعد آپ کو یاد ہے کہ 2 بہت سینئر افسران تھے، ان کو استعفیٰ دینا پڑا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ دال میں کالا ضرور تھا. اور اس دن بھی جو کوشش یہی تھی کہ لاکھوں لوگ نکلیں گے، بڑی بڑی انسٹالیشنز کے باہر جائیں گے اور بغاوت ہو جائے گی. اب یہ کیا سادہ لوہی ہے، کیا بچگانا سیاسی شعور، میں یہی کہوں گا. اب یہ تینوں آپشنز ایگزاسٹ ہو چکی ہیں. اب چوتھا آپشن جو دکھائی دے رہا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے بنگلہ دیش، نیپال، میڈاگاسکر اور جگہوں پر جہاں جہاں اس طرح کے نوجوانوں کی جین زی کے بل بوتے پر انقلاب آیا. پاکستان میں حالات ہیں ایسے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. یہاں پر اکثریت نوجوانوں کی ہے، آدھے سے زیادہ جو ہے تعلیم یافتہ نہیں ہے، بے روزگار ہے، اور ایک اس وقت ملک میں پولرائزیشن ضرور ہے کیونکہ آدھی وہ آپ کا جو ووٹنگ بلاک ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے. تو ان حالات کو پروفٹ کرنے کے لیے غالباً اس وقت اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جی آپ کی تائید میں لاکھوں لوگ نکل آئیں گے، چلیے یہ بھی آزماتے ہیں. تو اب یہ اچھا 26 نومبر کو آزمایا گیا، اس کا ایک چھوٹا نمونہ، لیکن اس سے نقصان کس کا ہوا؟ اس سے نقصان ان بچوں کا ہوا جن کو ڈنڈے پڑے. گزشتہ تصادم تو کچھ نہیں دے سکی اور لیڈر موجود، مگر لیڈر کی سیاست اور اس کا کردار سامنے رہتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کتنی جلدی اس حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو بات کریں گے 78 سال بعد آج قائد کے پاکستان میں اقلیتیں کتنی محفوظ. 25 دسمبر جو ایک طرف قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے تو دوسری جانب مسیحی برادری کا مقدس دن. اس عزم کا اظہار ہے کہ تمام شہری بلا تفریق مذہب، نسل اور عقیدے ریاست کے لیے برابر ہیں. قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی اقلیتوں کے حوالے سے جو واضح اور تاریخی موقف دیا کہ تمام آزاد ہیں، ریاست کسی فرد کہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، آج بھی ریاست پاکستان کی سمت متعین کرتا ہے. یہ الفاظ محض ایک تقریر نہیں بلکہ پاکستان کے آئینی، سماجی اور اخلاقی تشخص کی بنیاد ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واضح اور دو ٹوک موقف کہ پنجاب میں اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوں گی، محض ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ ایک حکومتی سمت کی نشاندہی بھی ہے. کرسمس کی تقریب میں اقلیتوں کے تہواروں کا کھلے دل سے اعتراف، لبرٹی میں ملک کا سب سے بڑا کرسمس ٹری، صوبے بھر میں اہم مقامات پر کرسمس کی سجاوٹ، مائنورٹی کارڈز اور گرانٹس میں اضافے کا وعدہ اور پالیسی سطح پر مذہب کی بنیاد پر کسی بھی امتیاز کی نفی. یہ سب اس بات کا اظہار ہے کہ حکومت اقلیتوں کو رعایت یا عطیہ کے طور پر نہیں بلکہ بنیادی شہری کے طور پر ٹریٹ کر رہی ہے. اسی تناظر میں رواں ماہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق ایکٹ 2025 کی منظوری ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. یہ قانون نہ صرف ایک بااختیار، خود مختار اور نمائندہ کمیشن کے قیام کی بنیاد رکھتا ہے بلکہ اقلیتوں کے حقوق کی نگرانی، شکایات کے لیے انکوائری، عبوری ریلیف اور ریاستی اداروں کو جواب دہ بنانے کا ایک مضبوط فریم ورک بھی فراہم کرتا ہے. سول کوڈ جیسے اختیارات، پارلیمنٹ کو براہ راست رپورٹس اور بین الاقوامی فورمز پر نمائندگی، یہ سب اس عزم کی علامت ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کو اب علامتی نہیں بلکہ ادارہ جاتی تحفظ دیا جا رہا ہے. سوال اب یہ نہیں کہ کیا پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ہے بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ مثبت اقدامات مستقل پالیسی، مؤثر عمل درآمد اور سماجی قبولیت کے ذریعے ہر ماڈل میں ڈھل سکیں گے تاکہ پاکستان واقعی دنیا میں ایک اقلیت دوست ریاست کے طور پر اپنی شناخت کو مزید مضبوط کر سکے. اسی پر گفتگو رکھیں گے پینل کے ساتھ. سوال اس طرح سے، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حاصل کیا گیا پاکستان 78 سال بعد آج قائد کے پاکستان میں اقلیتیں کتنی محفوظ؟ رضا صاحب. بہت شکریہ عائشہ، اور بہت اہم موضوع ہے آج کے دن کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں یہ بات، آپ نے خود ہی اس کا ذکر کر دیا، دیکھیے پاکستان کا جو قیام ہے، پاکستان بنا ہی اقلیتوں کے تحفظ کے ایک خیال سے وہ لنکڈ ہے، مگر کس حد تک ہم نے اس پہ عمل کیا؟ بدقسمتی سے نہیں کیا. قائد اعظم نے تو بڑے واضح طور پہ 11 اگست 1947 کو کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی جو نئی ریاست بنے گی وہ ہر شہری کو برابر کی نظر سے دیکھے گی. ان کا فیمس جو وہ
स्पीच है 11 अगस्त वाली, जिसको हमने बड़ी देर फरामोश किए रखा कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एंड यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, और आपके शहरियत जो है उसका आपके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो आज उसके भी दोहराने का दिन है। अगरचे आपने जो बहुत से स्टेप्स बताए वो बहुत उम्मीद अफजा हैं, और ये सिंबॉलिक जेस्चर्स जो है, लाहौर में मैंने खुद क्रिसमस का दरख्त देखा है, और यकीन जानिए अपने लाइफ टाइम में पहली बार मैंने देखा है कि पब्लिक प्लेस के ऊपर इतने के इस तरह से जो एक मजहबी त्यौहार को मनाया जा रहा हो। मगर ये सिंबलिज्म है। या फील्ड मार्शल सुबह आज चर्च में गए, वो भी एक बहुत अहम सिंबॉलिक जेस्चर है, और मैंने कम ही देखे इस तरह के मनाजिर अपने लाइफ टाइम में। तो मगर इससे आगे बढ़ना होगा। जो हमारे कवानीन हैं, हमारा जो आइन है, उसके अंदर बहुत सी ऐसी शिकें हैं जो कि सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन को बरकरार रखती हैं, हमें उसको बदलना होगा। लेकिन अल्लाह करे कि अब ये आगे भी कहीं बढ़े। शहजाद चौधरी साहब, यहाँ सिंबलिज्म और जेस्चर्स की बात है, क्रिसमस ट्री है, सजावट है, तकरीबात हैं, ग्रांट्स हैं, या एक कमीशन बना दिया गया है बराए अक़लियती हुकूक एक्ट 25। आपके ख्याल में ये सब कुछ महज रस्मी जुमले ही हैं, या रस्मी जुमलों से हटकर अमली तौर पर यकीनी बनाने की तरफ जाने का सफर है? नहीं, बिल्कुल रस्मी जुमले नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इसमें अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान अब तक अपने तय कर चुका है वो बहुत से मुल्कों से, बहुत से माशरों से बहुत बेहतर है। हिंदुस्तान जिसमें इस वक्त कम अज कम मेरे ख्याल में 30-35 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, 30-35 करोड़, 20 करोड़ मुसलमान हैं उनके अंदर, उनका जो हाल है वो आपके सामने है। अगर आपने एक माशरे का अक्स देखना है कि माइनॉरिटीज के साथ कैसे सलूक किया जाता है, तो उसको देख लीजिए। अमेरिका चले जाइए, जहां पर किसी वक्त किसी जमाने में अफर्मेटिव एक्शन आता है कि जो कम लोग हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए, और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि हर चीज को मुकम्मल तौर पर खत्म करके और ये कहा जाता है कि जिनका मुल्क है वही रहेंगे। पूरे महज़ब मुल्क दुनिया के अंदर, महज़ब कहते हुए मुझे अजीब लगता है, माशरों के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर इस वक्त जो भी माइग्रेंट्स हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो आपको बताता है कि वहां पे किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से माइनॉरिटीज को ट्रीट किया जा रहा है, वहां से लोग किस तरीके से उनको, उनके बच्चों को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद आ जाइए इसराइल ने जो कर रहा है, जो इसराइल के अंदर हो रहा है। तो मेरा जब मैं इन चीजों को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो जनरल्स भी बने, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स और वगैरह ये मिलिट्री तमाम की तमाम, इसके अंदर ऐसी ऐसी क्लासेस हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे 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 जबरदस्त किस्म के लोग। सैसल चौधरी का नाम सब दुनिया, पूरा पाकिस्तान जानता है, वो एक हीरो पाकिस्तान का। जस्टिस यार कॉर्नेलियस का नाम लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट हुए। सिमिलरली हिंदूज, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा, सिंध के जो थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए। यानी कहने का मतलब यह है कि जी एग्जैक्टली भगवान दास। अच्छा, उसके बाद फिर जहां पे पाकिस्तान के जो पहले हमारे वजीर खजाना थे, मेरे ख्याल में वो भी हिंदू थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अपने तौर पे, और 3% सिर्फ यहाँ माइनॉरिटीज हैं, सिर्फ 3%। मेरा ख्याल है एक बहुत कम, वहां पर जहां पर कम से कम कोई 20-25% हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज नहीं बल्कि वो 2-3 मुल्कों के बराबर है। उनके साथ जो सलूक होता है वो हमारे सामने बहुत कुछ करना बाकी है। उसका ताल्लुक पाकिस्तान के माशरती रवैयों से है, तालीम से है, हम कितने मौके हमारे और बाकी आम पाकिस्तानियों को मौका नहीं मिल रहा। यही लोग, तमाम अक़लियतें उन पाकिस्तानियों में शामिल हैं। बेशक इनको और बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन जहां जहां इनको मौके, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेलों के अंदर इन्होंने अपना नाम बनाया, और अगर हम बहुत पीछे चले जाए तो कब से नाम बना रहे हैं अपना क्रिकेट टीम के अंदर और बाकी स्पोर्ट्स के अंदर। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बहुत मौके दिए, बहुत अच्छे मौके दिए। लोग कहेंगे, ब्लास्फेमी का जिक्र करेंगे, मानने की बात है कि हाँ वहां पे हमें, लेकिन उसके अंदर भी हमने लेजिस्लेशन की और उसको कंट्रोल इस हद तक किया करने की कोशिश की कि किसी किस्म की ज्यादती ना हो पाए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बुरा नहीं किया, पाकिस्तान ने काफी हद तक अच्छा किया, दुरुस्त हो गया। और शहजाद साहब जिक्र करते वजीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल का भी यहाँ एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, अक़लियतों को सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देने की बात हो रही है, या आप समझ रहे हैं मजमूई तौर पर फैसला साजी का अमल, समाजी माशी सूरत हाल, हर जगह पर उनको बराबर शिरकत की तरफ ले जाने के सफ़र का आगाज़ है? ख़ासतौर पर सीएम पंजाब जिस तरह रेड लाइन कहकर और सीसा पिलाई दीवार कहकर खड़ी हो रही हैं, एक पायदार पॉलिसी की तरफ बढ़ रही हैं। सबसे पहले तो तमाम मसीही बहनों को, भाइयों को क्रिसमस की मुबारक। हमारी खुशियां भी साझी हैं, दुख भी साझी हैं। पहले पॉजिटिव बात कर लेते हैं, फिर नेगेटिव बात करते हैं। देखिए, गुज़श्ता जो एक डेकेड था
वो पाकिस्तान में इस रियलाइजेशन का डेकेड था कि अक़लियतें पीछे रह गई हैं, अक़लियतों से ज़्यादती हुई है, हमने उस ज़्यादती का अज़ाला करना है और उन्हें अपने साथ मिलाना है, अपने बराबर तरक्की देनी है। 19 जून 2014 को जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने एक बाकमाल फ़ैसला दिया और उस दिन को भी अक़लियतें आज तक मनाती हैं, उस फैसले के दिन को तकरीबात मुनक्किद करती हैं और पूरा उन्होंने रोड मैप दिया और फिर उन्होंने एक कमीशन बनाया उस फैसले पर निगरानी के लिए। बहुत सी बातें हुई, दो मैं आपको गिनवाता हूँ, दो कमाल की बातें जी। आला तालीम में उनके लिए कोटा और 5% कोटा मुलाजमतों में। अब इसमें 2 सूबों ने, ख़ास तौर पे पंजाब ने तो कमाल किया, उसमें ये किया पंजाब ने, और ये पिछली 2-3 हुकूमतें, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उससे लेकर, लेकिन बाद में भी, कि जो अक़लियतों का कोटा है अगर खाली रहेगा तो खाली रहेगा, अगर उसमें कोई आएगा तो सिर्फ अक़लियत का आएगा, यकीनी बनाया गया। इस तरह तालीम में, इसी तरह तालीम में स्कॉलरशिप, सिंध में तो इस लिहाज से ज़्यादा अच्छी सूरत हाल है कि सिंध में जो वहाँ की अक़लियत है, जो वहाँ के हिंदू हमारे बहन भाई हैं, इस वक्त बहुत शानदार तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छे ओहदे पर है। मसीही पंजाब में ज़्यादा पीछे है, उसकी बहुत सारी वजूहात। फिर जो कमीशन बनाया गया, देखिए शोएब सडल ने जिस तरीके से काम किया, जिस लगन से काम किया, आप किसी अक़लियती फर्ज से पूछिए, वो अक़लियतों के हीरो बन चुके, दुरुस्त हो गया, ये बात है। और इस तमाम अमल में किसी मजहबी जमात ने मुखालफत नहीं की, किसी मजहबी जमात ये नहीं कहा कि तुम कोटा क्यों दे रहे हो। कोटों पर हमारे जैसे मुल्कों में कितने झगड़े हो जाते हैं, आपको पता है बांग्लादेश में प्रोटेस्ट की बड़ी रीज़न कोटा थी। तो हम एक अच्छे सफ़र पर चले हैं, आगे चलना चाहिए, दुरुस्त हो गया। लेकिन जो दूसरी साइड है, अगर हम नेगेटिव देखें तो वो भी बहुत कुछ है बात करने को। सर नेगेटिव को आज के दिन के लिए पीछे रखते हैं, सिर्फ एक मैं जी ठीक सर इजाजत दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, क्या कार्ड्स, ग्रांट्स, त्योहारों में सरकारी शमूलियत समाजी कबूलियत पैदा करने के लिए काफ़ी है या मुआशरती रवैयों में तब्दीली भी ज़रूरी है? मेरे तीनों दोस्तों ने कहा ना आयशा, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं मुख्तसरन सिर्फ एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि देखिए पाकिस्तान का एक बहुत ही बुनियादी प्रॉब्लम ये रहा है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने में कोई बहुत ज़्यादा उसको कामयाबी हासिल नहीं रही। और जब कानून की रेट कमज़ोर होती है ना आयशा, तो फिर उसके अंदर जो छोटे मोटे ग्रोह और वेस्टेड इंटरेस्ट या इंतहा पसंद टोले कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो जाहिर है कि उनका टारगेट, बुनियादी टारगेट वो अक़लियतें होती हैं, चाहे वो TLP हो जो कि अहमदिया कम्युनिटी को टारगेट करती है, चाहे वो पेशावर के लोगों जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को टारगेट किया जाता है, उसमें फिर पॉलिटिकल माइनॉरिटीज़ का भी कुछ जिक्र आता है जिनकी रियासत की पॉलिसीज़ से इख्तलाफ होता है। फिर जब वो टारगेट होती हैं तो एसेंशली जहाँ पर रूल ऑफ लॉ कमज़ोर होता है, वहाँ पर जब भी कोई माइनॉरिटी टारगेट होती है तो उसको मदद करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उसके लिए अपना बचाव करना जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इंटेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कम्युनिटी को छोड़ के किसी बाकी तमाम कम्युनिटीज़ को के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है। वो सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन क्योंकि हमारा रेट ऑफ द लॉ जो है, हमारे कानून की हुक्मरानी जो है, वहाँ हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। सो आई थिंक कि ये सब कुछ जो पाकिस्तान का इरादा है, जो मरियम नवाज साहिबा की काविशें हैं, सिंध के अंदर हम देखते हैं कि हिंदू कम्युनिटी में जहाँ पर फोर्स कन्वर्शन का जिक्र होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कराची के अंदर एक फ्लरिशिंग और कराची से बाहर भी वो एक फ्लरिशिंग कम्युनिटी भी है। ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी है, तो उसको बहुत बेहतर किया जा सकता है अगर थोड़ा सा तवज्जो ये रेट ऑफ द लॉ जो है, थोड़ी सी तवज्जो और रूल ऑफ लॉ को मौसर कर लिया जाए, बहुत बेहतर हो सकती है। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।